हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम। कैसे हैं आप लोग। तो आज जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा वो आपका 7 रहेगा। तो 6 प्रैक्टिस सेट नंबर आपको हम करवा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा और इसके अनुसार हम चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसे आप नहीं बना पाएंगे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं और कैसे करेंगे उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया है। मतलब लंबाई b को मान लिया चौड़ाई प्लस h को मान लिया ऊंचाई, तो तीनों का योग कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। आगे कहा यदि इसके विकर्ण की लंबाई, तो जो घनाभ का विकर्ण होता है ना वो रूट के अंदर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है विकर्ण घनाभ का, जो कि कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर 169 के हो जाएगा, ठीक है, 169 के हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे एल बी प्लस एच बी प्लस बी एच, एल बी और एच बी और एल एच होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एल एच होता है। तो इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये वाला आपको निकालना है। तो हमको पहले यहाँ से क्या करना होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान निकालना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाले स्टेटमेंट से निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके, ठीक है। तो चलिए इन दोनों पक्षों का वर्ग करके यहीं से निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ आपको आएगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पता हो गया कि 169 आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। और हम चाहें तो अभी 1 मिनट रुकिएगा आप, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट आप रुकना। क्या हुआ यार, 1 मिनट रुकेंगे तो बनेगी कहानी, ठीक है। ये प्रश्न आपका है ना, ये, ठीक है। इसको छोटा करेंगे, जिसमें जगह पर्याप्त मिलनी चाहिए हमको। तो यहाँ पर आपको करने के लिए सबसे पहले इसका वर्क करना होगा। तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर आएगा, प्लस में बी स्क्वायर आएगा, प्लस में एच स्क्वायर आएगा। अब ये यहाँ पर आएगा 2ab यानी एल बी बी एच और एल एच, ये बन जाएगा, ठीक है। अब बराबर किसके होगा, ये 18 के स्क्वायर के, और 18 के स्क्वायर होता कितना है भाई, 324 होता है, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान तो हमें दिया है ना, कितना, 169। तो 169 घटा दो सीधे सीधे। तो जब यहाँ 169 घटेगा तो हमें केवल यही वैल्यू तो प्राप्त होगी, ये वाली बस। तो 169 यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 14 में से 9 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचा तो इधर से एक उधार लेंगे, तो 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो 155 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं और छोटा कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा स्क्रीन पर बड़ा करेंगे जिससे आपको दिखाई दे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। इसमें बताइएगा कैसे करना है इसको, प्रश्न नंबर 2 को। तो इसमें कक्षा 10 में 5 वर्ग हैं, जिनमें क्रमशः 40, 50, 50, 60 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः कितना है, 80%, 76%, 64%, 65% और 70% है। संपूर्ण कक्षा x का उत्तीर्ण प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है, संपूर्ण कक्षा का। भाई एक काम करेंगे, क्योंकि 40 5 वर्ग हैं जिसमें 40 छात्र हैं, और 40 5 जिनमें इतने इतने छात्र हैं, इन वर्गों में उत्तीर्ण जो हुए हैं वो 80% हुआ है। तो ये बताओ 40 का 80% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा,
32 छात्र आएंगे। तो पहले वाले सेक्शन में 32 छात्र पास हुए हैं। दूसरे 50% का 76%, 50 लोगों का 76% निकालना पड़ेगा। तो 76% निकालेंगे तो 50 दूनी 100 और ये 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38 लोग यहाँ से पास हुए हैं। अब 50 छात्रों का 64% निकालना पड़ेगा। तो 64% जब निकालेंगे तो यहाँ पर से कितना 32% पास हुए हैं, 32 छात्र पास हुए हैं। 3 का तो निकल आया। अब 60 का 65% निकालना है। तो जब 60 का आप 65% निकाल रहे होंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 39, 30 चौथा जो है वो 39 पास हो रहे होंगे 65 वाले में। अब पांचवा में 60% का 70% निकालना है। तो 7 छंग 42, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 छंग 42, 2 जीरो कट जाएंगे। तो और इसमें कितने पास हो रहे होंगे, 42 पास हो रहे होंगे। तो पहले वाले में 40 में 80% पास हुए हैं तो 32 पास हुए हैं। 50 में से 76 पास हुए हैं तो 38 पास हुए हैं। 50 में से 64 पास हुए हैं तो 32 पास हुए हैं। फिर 60 में से 65 पास हुए हैं तो 38 पास हुए हैं, मतलब सॉरी 39 पास हुए हैं। और 60 में से 70 पास हुए हैं तो 42 पास हुए हैं। तो ये सब पास हुए हैं। अब यही इन्हीं को हमको सबको क्या करना है, इनको कलेक्ट करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं सभी को और टोटल पास मार्किंग निकालते हैं। सबको तो ऐड करना पड़ेगा यार, क्योंकि सबका तो मैंने मान निकाल दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही जोड़ते हैं ना 32, यानी 2 देखो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 32, 38, फिर से 32, 39 और 42। तो देखो 8 2 10 2 12, 12 2 14, 14 9, 9 23 है ना, 23 की 3, 3 3 6 3 9, 3 12, 12 3 15, 1 16, सॉरी 3 3 6 3 9, 3 12 3 15, 1 16, ठीक है। 16 और 2 हासिल लगे थे तो 18, 183 लोग कैंडिडेट पास हुए हैं। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेटों में से पास हुए हैं वो भी तो पता करना पड़ेगा। चलिए 183 पास हुए हैं, ये हमें पता चल गया परसेंटेज निकालने से। अब 183 कितने में से पास हुए हैं, अगर 183 पास हुए हैं तो इन्हीं सभी में से ना, देखो 50 50 100 और 1 10 इसको दे दो तो 150 हो गया, 150 200, 260 में से, 260 में से परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट दिया जाए, 2 से 5 बार में कट गया, 2 से 13 बार में कट गया। अब ये 13 5 का गुणा करा लो, 5 तिया 15, 5 अठी 40 और 1 41, 5 एकम 5 4 9, 915 बटे 13, 13 सत्ते 91, क्योंकि 13 अट्ठे 8 बार जाएगा नहीं, 13 सत्ते 91, तो यहाँ 70 बार में पूरा पूरा कट गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 5 में से, तो 13 तिया 39, यानी 70.3 इस प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर पाओगे आप। पहले आपको क्या करना है, 40 का 80% निकालना है, फिर 50 का 76% निकालना है, फिर 50 का 64% निकालना है, फिर 60 का 65% निकालना है, फिर 60 का 70% निकालना है। सभी का निकाल के 183 आएगा, जोड़ देना है और ओवरऑल कैंडिडेट जोड़ेंगे तो 260 आएगा। परसेंटेज निकाल देना है, आपका 70.38 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जिसका आपको जवाब देना है। बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। क्वेश्चन ने कहा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5% है और दूसरे वर्ष के लिए 6% है और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत इतनी हो जाएगी। तो भैया बिल्कुल सेम, मैंने कल भी ऐसा एक सवाल आया था आपके पास। तो पहले वर्ष 5% है फर्स्ट ईयर में, तो 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/1/20 हो जाएगा। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर की बात करें तो 6% है सेकेंड ईयर का, और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 तिहाई 6 और 2 से 50 बार में, है ना भाई। देखो 6 बटा अगर 50 100 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे
तो 2 से यहाँ पर 50 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में, तो 50 से 53 हो गया। थर्ड ईयर का क्या होगा, तीसरे साल का 8% की दर से 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, तो भैया 25 से कितना हो गया, 27 हो जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भैया यहाँ पर जो पहले वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ये हमारा मूलधन आएगा। तो यहाँ पर देखो 25 पंचे 125 और 125 ये हो गया, एक जीरो तो लगा ही है। अब इसमें 20 का गुणा और कराएंगे तो 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 1 जीरो और 25,000 हो जाएगा। अब ब्याज वाला गुणा कराएंगे 21, 53 और 27 का, ठीक है, 21, 53 और 27 का। तो 21 गुणा 53 करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 6 5 11 की 1 हासिल आया 1, तो 1 आ गया, यहाँ पर भी 1, 1113 आया। 1113 में फिर से 27 का गुणा कराना है प्यारे मित्रों, 1113 में 27 का गुणा और करा दो, तो 1113 ले लिया और इसमें 27 का गुणा करा रहे हैं, तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 2 9, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 आएगा, 9 6 15 की 5 आएगा, 7 2 9 1 10 की 0 आएगा, 7 2 9 1 10 की 0 आएगा, 2 1 3 आएगा और 1 आएगा, यानी आ जाएगा आपके पास इतना 13,00,51। और हमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, हमको यहाँ पर का मिश्र धन देगी, का मिश्र धन देगी, बताइए का मिश्र धन देगी, तो भैया यही तो आएगा 30,51 मिश्र धन। 3 वर्षों में मिश्र धन कितना होगा आपको ये कंपेयर करना है। तो भैया मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, यदि पहले वर्ष का ब्याज दर इतना है, दूसरे वर्ष का इतना है, तीसरे वर्ष का इतना है, तो हमारे पास उसका मिश्र धन देगी, का मिश्र धन देगी। कौन सी राशि ये पूछा है ना, तो भैया सीधे सीधे आपको पता है ना कि 25,000 का ये मिश्र धन तो है, ये मिश्र धन तो है, लेकिन आप देखो सवाल भी गलत आते हैं पेपर में। यहाँ पर मिश्र धन आना चाहिए था 13,00,51 है ना, ठीक है ना, और ज़्यादा कर दिया क्या, एक 2 2 4 1 5 अंक कर दिया, हाँ ये एक गलत, यहाँ पे 0 1 एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, तो यहाँ पर ये इतना आना चाहिए था, इतना आ गया 13 मतलब 30,51, तो 30,51 ही तो हमको यहाँ पर दिया गया है ना, क्या मिश्र धन, तो 30,51 मिश्र धन आ भी चुका है गुणा कराने पर, तो हमारा यही तो मूलधन होगा ओरिजिनल, कितना 25,000, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ गए ना, कर पाओगे, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, आप भी ट्राई करना, कर पाओगे कि नहीं पाओगे, ठीक है। चलो इसका PDF चाहिए तो बता देना, मिल जाएगी। ये प्रश्न नंबर 4, राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी है और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च कर दिए हैं। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को इतने रुपए में बेच देता है, तो x का मान क्या होगा। हार्ड क्वेश्चन है लेकिन करना है आपको। भाई 6,800 मतलब 6800 रुपये खरीदी है, 700 रुपये मरम्मत में, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 7 15, 6 7 75 रुपये टोटल खर्च कर दिए हैं। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है, अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है। अब ये बताओ 7500 रुपये तो उसका कुल लागत ही था भाई। अब उसने अगर मान लो क्रय मूल्य उसका 100 रहा हो और उसने 8% अधिक अंकित किया तो 108 रुपये अंकित किया होगा। उसने कहा कि 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वो वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, इतने रुपए में बेची जाती है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेची जाती है। अगर हम 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच रहे हैं तो x का मान कितना होगा, यही तो पूछा है उसने। तो आप एक काम करो पहले, अब इसमें 8% इसमें ऐड कर दो और 2 क्रमिक छूट दे दो, है ना। चलो करते हैं, इससे नहीं करेंगे। 7500 का 8% बढ़ाएंगे तो पहले यही तो देखना पड़ेगा इसका 8% होगा क्या। 2 0 काट दो, 8 5 40, 8 7 56, 4 60,
₹600 अधिक अंकित करेगा, मतलब 8100 होना चाहिए। कितना? ₹8100 उसका अंकित मूल्य होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया है, अब उसे इस ₹81 में 10% की छूट तो ओवरऑल दे दी है, मतलब 90 पर तो बेच ही दिया है। 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 अठी 72 और एक 0 है, 7290। अब दूसरी छूट कितनी पर देनी चाहिए, चलो उसको देख लेते हैं। दूसरी छूट किस पर देनी चाहिए? 7290 आ गया है ना, 7290 आ चुका है पहली छूट पर। तो 7290 में अगर x% की छूट है -x/100 बराबर किसके होगा? 6196.550। ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो दो जीरो इधर गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये आएगा 7290 माइनस में 7290x। इसका गुणा कराएंगे तो इधर हमारे पास बराबर में आएगा 619650, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, 200 का इधर गुणा होगा तो। अब जैसे ही 619650 आया है उसको हम इधर घटा देंगे ना 72 इसमें। तो चलिए इसको अब हम माइनस करते हैं, इधर से हटा देते हैं। तो यहाँ पर 729000 में हम घटा रहे हैं 056916। 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 6 गया 1। अब इसको आप 7290 से भाग करेंगे, है ना, 7290 से भाग करेंगे। अब जब 7290 से इसका भाग करेंगे ना तो देखो कितना आता है, 7290 से भाग करेंगे तो ये x के बराबर आ जाएगा। 0 0 कट गया। अब ये 15 से अगर काटें तो कट जाएगा, आप चाहे तो छोटे से भी काट लीजिए, है ना, 7 से भी काट सकते हैं। 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 7 से तो किससे कटेगा? 29 से कट जाएगा, 29 नहीं तो 27 से कट जाएगा, 27 से भी कट सकता है। तो 15 गुणा ही करा लो ना 729 में, इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 ने 135 की 5। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। 729 है ना, 729 है। अब 15 का मल्टी 15 ने 135 की 5 हासिल आया 3, 15 दूनी 30 3 33। अब 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30 और 3 33। 15 नैया 15 ने 135 की 5 हासिल आया 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 43 हासिल आया 4, 15 सत्ते 105 और 4 109। बिल्कुल सही यही आएगा, आप 15 गुणा करा के देख सकते हैं, इसीलिए इसका उत्तर आएगा 15। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा? 15। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों। मैंने कैसे बताया, पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको आसानी से करना है। 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई, उसमें मरम्मत 700 रुपये पर खर्च किए गए, 700 रुपये जोड़ दो, जितना भी आ जाए उसकी कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है तो इसका 8% और बढ़ा दो। फिर इसके बाद 10% की छूट दे दो, जितना भी आ जाए उसमें x% की छूट दी गई है, मतलब 100 में, या तो आप दोनों का अंतर करके देख लो तब भी आपका आ जाएगा x% की छूट। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 5। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35%। भटकना नहीं है, अगर भटक गए तो एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही एसएससी जीडी देख लो, ऐसे सवाल पूछती है कि आप हवा भी नहीं लगेगी आपको अगर आप मिस्टेक करेंगे तो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है, लेकिन एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किया है और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। तो भाई अगर 390 अंक प्राप्त किए गए हैं और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है तो 65 अंक इसमें जोड़ दो। तो 5 9 6 15 3 1 4, 455 अंक पास मार्किंग थी, जो कि 35% के बराबर है। 35% के बराबर है प्रतिशत में। अब उसने कहा परीक्षा कुल अंक कितने होने चाहिए, परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए? तो 35 5 से या 7 से काट सकते हैं। 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 पना 35, 5 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ जाएगी। परीक्षा तो 100 अंक की होती है तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1300। कितनी आ जाएगी भाई? 1300 आ जाएगी 100 यूनिट की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 390 अंक से तो फेल हुआ ना, तो 65 अंक और मिलने चाहिए, तो 365 अंक 35% के मार्क के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई, तो 13 और 100 यूनिट की वैल्यू 1300 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब ये रहा छठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 6। वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलो बताते हैं क्या होगा। तो भाई 9% वार्षिक दर है और 4 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 4 महीनों का के लिए। अब ये बताओ अच्छा कि भैया एक साल में कितनी 4 माह होती। तो अगर हम 12 महीने को 3 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार दर को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3% लगेगी ना। अरे 1 वर्ष 4 महीने के लिए पूछा है ना, तो भैया 1 वर्ष में तो 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए, तो 1 वर्ष के लिए तो पूरा 9% लगेगा, लेकिन 4 महीनों के लिए 3% लगेगी। समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए करते हैं अब, है ना, करते हैं। अब ध्यान से देखो, 1 साल के लिए मैंने बताया कि भैया पहले साल के लिए तो डरने की बात ही नहीं है। तो 20,000 तो आपका यहाँ पर मूलधन हो गया, यहाँ पर 1+ पहले साल के लिए 9% की दर लगेगी, ये लो। लेकिन गुणे दूसरे 4 महीनों के लिए 3% की ही दर लगेगी, तो 3% की दर लगा दो। अब पावर में से तो कोई मतलब नहीं, -1 करेंगे सभी में तो ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पर 109 हो जाएगा, 109/100 गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 103/100 -1 कट रहा नहीं है। गुणा कराएंगे तो गुणा किससे होगा बताइए। 109 और 103 का गुणा होगा तो 3 9 27, 3 0 0 तो 2 आएगा। ठीक है भाई, रुक जाओ 1 मिनट। 3 9 27, 3 0 0 तो 2 आएगा, 3 1 9। फिर इसके बाद 0 का गुणा होगा तो 0 0 0, फिर इसके बाद 1 का होगा तो 9 1 9, 0 और 1 गुणा कराएंगे तो 7 2 9 3 12 की 2 0 आया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 12 11 22 7 इसका मल्टीप्लाई आया, है ना। अब इस 11,227 तो 10,000, इन दोनों का गुणा कितना होगा 10,000। 10,000 यहाँ जाएगा एलसीएम में, तो 10,000 माइनस होगा 11,227 में। तो बिल्कुल देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैंने इनका गुणा कर लिया है, 11,227 आया ऊपर की वैल्यू। अब ऊपर की वैल्यू 11,227 आ गई है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए मैं जो सोल्यूशन करूँगा। तो यहाँ पर 20,000 तो आपका है ही है 4 जीरो के साथ, ऊपर की वैल्यू बच गई कितनी 11,227 में 10,000 गया तो 1,227 बचेगा, यानी 1,227 बचेगा, 10,000 घट गया। अब यहाँ नीचे तो आपका 4 जीरो ही 10,000 रहेगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 2 1 2, यानी 2454 इस प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2454 इस प्रश्न का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैंने आपको आसानी से बता दिया कि 1 साल और 4 माह का पूछा था, तो आप बिल्कुल आसानी से कर लिए हैं कि भैया 1 साल का तो 9% ही लगेगा, लेकिन अगले 4 माह के लिए 3% लगेगा, क्योंकि 1 साल में अगर 4 भागों में बांटा जाए 1 साल को तो 3 बार ही बढ़ता है, तो इसीलिए दर को भी 3 भागों में बांट दिया हमने, तो अगले 4 माह के लिए 3% की दर लगेगी। समझ गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा 2454 प्राप्त होगा। ठीक है ना। प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट था और कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया, वरना आप इस प्रश्न को छोड़ ही देते और बना भी ना पाते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की इस जगह पर अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो है हमारा प्रश्न नंबर 7। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7। बताइएगा इस प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 7 है,
कह रहा है जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि हो जाती है। नया भार क्या, आसान है। उसने कहा 38 केजी भार वाले एक व्यक्ति को, मान लो एक व्यक्ति 38 केजी का है और इसको किसी नए कि एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा, किसी न्यू व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में इतनी ही कमी आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 5 गुणे 2.8, 5 40, 5 दूनी 10, 4 14, मतलब 14 केजी, ये दशमलव से 0 हट गया तो 14 केजी की वृद्धि हो जाती है। अब ये बताओ, और 14 केजी बढ़ रहा है तो 14 केजी बढ़ जाएगा तो 38 तो पहले था, अब 14 केजी बढ़ जाएगा तो 8 4 12, 3 1 4 1 5, यानी व्यक्ति 52 केजी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान भी था। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न, बताइएगा क्या होगा। कह रहा है दो वस्तुओं के क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 आता है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, अगर यहाँ पर ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो हम मान लिए पहली का है 4x, जिसमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 110/100। अब इसके बाद दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5x, और इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 120/100। अब ये बताओ, यहाँ पर 4, अगर ये 0 से 0 कट गया, अब 0 से 0 अगर कट गया और ये 0 से 0 कट गया तो आसानी हुआ। अब ये बताओ, इन दोनों का जो अंतर है, इसका फर्स्ट वाले का और ये सेकेंड वाले का जो डिफरेंट है वो 480 है। तो ये बताओ, दोनों का अंतर निकालें हम। यहाँ पर अगर करें तो 11 चौक 44 x आ जाएगा बटा में 10। यहाँ अगर करते हैं तो 12 पंचे 60 x आ जाएगा बटे में 10। अब ये बताओ, 60, नीचे एलसीएम तो समान है ना, तो नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। 60 में से 44 घटा दो, कितना बचा, 16 बच गया, है ना, 16 बच गया। तो 16x बटा 10 बच गया है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे तो रुक जाओ, हम छोटा कर लेते हैं, पूरा ही बता देते हैं। आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो चल जाएगा काम। तो जो आपका ये 16x बटे 10 आया ना अंतर, वो किसके बराबर दिया गया है, वो भैया 480 के बराबर दिया है क्वेश्चन में। 480 के बराबर दिया है, ये लो 480 के बराबर। 16 तियाँ 48। अब यहाँ x की वैल्यू जब निकालेंगे 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 300। अब उसने पूछा क्या है, देख लो, कह रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योगफल क्या है। तो भैया 5 4 9, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 300 है तो 9 का 300 में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, यानी आंसर आएगा 2700। 2700 ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है ना, सही है ना, कर दिया मैंने। और आपने समझा भी होगा इस प्रश्न को, बहुत ही आसान था और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। बहुत ही आसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने छोटा कर दिया थोड़ा सा। आप अपने मोबाइल को रूटेड फॉर्म में कर लीजिए, रूटेड फॉर्म में करके देखेंगे ना तो पूरा दिखाई देगा और आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। ठीक है ना भाई, चलिए आगे चलते हैं। आप ऐसे ऐसे देखो, प्रॉफिट के बिना ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, एक्स बिना माने भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप बिना एक्स के भी कर सकते थे। ठीक है, तो अगर बिना एक्स के करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो बताते हैं। बिना एक्स के करेंगे तो कैसे करेंगे, तो भाई बिना एक्स के करोगे तो भाई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कर सकते हो। 10% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 110 है ना, 4 का 110 बटा 100 हो जाएगा। 11 चौक 44, नीचे वाला आप भूल जाओ, और 11 चौक 44 यानी बस 44 ले लो, जीरो भी भूल जाओ, ख़त्म करो। अब 20% यानी 120, 120 अगर आ रहा है तो 120 किसका आ रहा है, 5 का, तो 12 पंचे 60, उसका 60 ले लो। दोनों का अंतर फिर भी कितना आएगा, 16 आएगा। 16 किसके बराबर, 480 के बराबर। 16 3 48, 1 यूनिट की वैल्यू फिर भी यहाँ 30 आएगी। तो भैया जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 10 नीचे कितना दिया गया है, 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 300। अब 300 इन दोनों का जोड़ पूछा है, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 2700, ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको अपने बेसिक से समझना है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपकी प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। मैंने बड़ा कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। उसने कहा उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो कुछ नहीं भाई, अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ इनका गुणनफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 7350। तो यहाँ पर अगर ये दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो यहाँ पर देखो 6 है ना, ये 6 2 तिहाई 6, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1225 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कि किसका स्क्वायर बन रहा है 1225? तो भैया 5 ले लो, अगर इनका इंक लेते हैं 2 को छोड़ दो। 12 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 12 से छोटा स्क्वायर होता है 3 का। तो ये लो भैया एक्स, तो यहाँ पर 3 का होता है 4 का? 3 ही का होता है, 3 3 9 है ना, तो 3 ले लिया, 35 आ गया। अब उसने कहा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है। तो हमारे पास ये 35 है, दोनों का अंतर 1 है, तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू 35 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंतर ही 1 आ रहा है। तो 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 ही आएगा। अगर 2 आता तो 70 हो जाता, लेकिन 1 ही आया। चलिए कर पाएंगे आप। आगे चलते हैं। आगे अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10। तो देखिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। एक संख्या 16 है। देखो दो धनात्मक संख्या लघुत्तम और महत्तम संख्या का योग और अंतर दिया है भाई। योग और अंतर लासा और मासा का योग यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 148। अगर अंतर की बात करें तो अंतर दिया है आपका कितना? 140। तो अलग अलग मान निकाल सकते हैं। एचसीएफ से एचसीएफ कट गया तो यहाँ 8 आया, जोड़ दिया गया ना, 4 4 8 आया, 1 1 2 आया। अब एलसीएम 2 बार एलसीएम आएगा तो 2 बार एलसीएम में 1 बार एलसीएम निकालना है। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो एलसीएम का मान 144 आ गया। अगर एलसीएम 144 आ गया तो एचसीएफ कितना बचा? एचसीएफ तो आपका 4 बचा, क्योंकि दोनों का योग 148 है। अब उसने कहा यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैंने अभी सूत्र बताया कि ऐसी कंडीशन में एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यही करना है आपको, ध्यान से देखो। एलसीएम कितना है? 144। एचसीएफ कितना है? 4। पहली संख्या कितनी है? 16। सेकेंड संख्या निकालनी है। तो 16 नैया 144 और 9 चौक 36। तो दूसरी संख्या यानी एक्स बराबर कितनी आ गई? 36 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है ना, कर पाओगे? कर पाओगे? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इस प्रश्न को छोटा कर दिया है और यहाँ पर ये आपके सामने है। क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, आप इसका सलूशन स्क्रीनशॉट कर लो। जल्दी से सलूशन स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बाद इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलिए अब ये लो, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने तो सलूशन का तो ले ही लिया होगा, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ले लो जल्दी से, और करना आपके अपने आप से। ठीक है, चलिए 11वें सवाल की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा 11वां प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर ये रहा 11वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न क्या कह रहा है उसकी ओर समझते हैं, उसका सलूशन समझते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 7:5 है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, तो 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है। तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें।
तो भाई यहाँ उसने कहा स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल 7:5 के रेशियो में है। 60% लड़के और 40% लड़कियों 14 वर्ष 60% लड़के और 40% लड़कियां की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम है, और 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले हम 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, लड़कियों की 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है। मतलब यहाँ लैंग्वेज समझिए, कह रहे 60% 14 वर्ष से अधिक हैं लड़के। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भैया लड़के लड़कियों का रेशियो तो ये है ना। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि 7x हमारे पास लड़के हैं, जिसका 60% लड़के 14 वर्ष के हैं, और यहाँ 0 से 0 काट दिया गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 7 21 x/5, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये बताओ कि भैया ये तो 60% ऐसे हैं जो कि 14 वर्ष के हैं, अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा यार, कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, ये भाषा समझ में नहीं आ रही। 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु लड़कियों की अगर देख, तो यहाँ पर देखो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 में से 21 में से अगर यहाँ 7 में से अब घटाया जाए 21/5, 7×5 हो जाएगा। ये तो जो संख्या निकल के आई है ना, ये वाली तो 14 वर्ष के हैं, तो 14 वर्ष से अधिक भी होंगे, तो भाई 14 वर्ष से अधिक भी होंगे। तो यहाँ पर 14 वर्ष से अधिक वाली संख्या देखा जाए तो भाई 7 में से अगर हम 21/5 घटा देते हैं ना, तो 5 7 35, 35 में से जब 21 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और ये 1, 14 ही आ जाएगा ना। हाँ 14x/5 ये छात्र वो होंगे जो 14 वर्ष से अधिक होंगे। अब इसी प्रकार आपको लड़कियों को देखना, जो 14 वर्ष से 40% ऐसी हैं जो 14 वर्ष से क्या हैं, 14 वर्ष से अधिक हैं, है ना। अब यहां पर हम 5x का 14 वर्ष से अधिक वाली निकाल लेते हैं। 40% तो कम है तो 60% अधिक होंगी, तो 60% निकाल लो, 0 0 गया, 0 0 गया, 6 पंचे 30, यानी 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, मतलब 3x लड़कियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष से क्या हैं, 3x लड़कियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष से, 1 मिनट रुकना यार, क्या हो गया, 1 मिनट रुकना आप, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x ऐसी लड़कियां हैं जो 14 वर्ष से क्या है, अधिक है। तो उसने 14 वर्ष की अधिक का मान ही तो दिया है, तो चलिए कर लेते हैं काम। तो अब इतना तो हमने कर लिया। अब 14x हमारा वहाँ से आ चुका है 14x/5 और 3x इधर से आ चुका है, तो अब हम इसको रफ कर दिए हैं। अब हमारे पास ये 14x/5 में जब हम 3 जोड़ेंगे 3x, तो 5 3 15 यानी 29 आ जाएगा, 29x/5 बराबर 870। अब ये कटेगा नहीं यार, तीन बार में कट रहा है, काट दो। देखो 3 से काटेंगे, 3 9 27 के साथ, 3 दूनी 6 2 8, यानी 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। 5 का गुणा कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी, 5 3 15, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 150। अब उसने पूछा है तो स्कूल विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 7 5 12, तो भैया यहाँ पर 1500 में 12 का गुणा करा दीजिए,
तो 0 12 पंचे 60, 12 कम 12, 12 6 18, 1800 आप प्रश्न का आपके जवाब आ जाएगा। कितना आसान था, लेकिन आपको लग रहा था ना कठिन है। तो चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। डरना नहीं है सवाल को देख के, अगर डर गए तो समझ लो मर गए, है ना। डरना नहीं है, डर गए तो समझ लो मर गए, कहानी खत्म। फिर देखो 7 मान लीजिए टोटल है ओवरऑल, ठीक है लड़कियां, उसका 60% क्या है, 14 वर्ष के हैं। तो 14 वर्ष से अधिक कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 40%। तो 40% निकाल लो इसका, तो 4 सत्ते 28, 280 परसेंटेज है तो नीचे तो 100 आएगा ना, क्योंकि परसेंटेज है ना, 40% है तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 में, 5 बार में कटेगा। तो 14/5 छात्र ऐसे हैं जो 14 वर्ष से अधिक के हैं। अब इसी प्रकार जो 5 लड़कियां हैं ना, उस 5 लड़कियों को 40% 14 वर्ष से कम है, तो 60% ऐसी होंगी 14 वर्ष से अधिक होंगी। तो 60% इसका निकाल लो, नीचे तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6। तो 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 14 वर्ष से अधिक हैं। तो अब दोनों का योग करना है ना, इसका और इसका। तो 14/5 में जब हम 3 को जोड़ेंगे ना, तो 5 तिया 15, 15 14 कितना होता है 29। तो 29/5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 870। समझ गए। तो 870 दे रखी है ना 29/5 की, तो 29/5 बराबर है 870 के। तो 29 से 3 बार में कट रहा होगा, 30 आ जाएगा, 5 का इधर गुणा होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 तिया 15, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताते हैं आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150, 150 हो जाएगी, ठीक है ना। 5 का गुणा होगा ना ये वाला इधर जाके। तो अब आपसे उसने पूछा है कि टोटल योग क्या है, तो 7 लड़के थे, 5 लड़कियां, तो योग अनुपात का 12 आएगा। तो 150 में जैसे ही आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1800 आ जाएगा। ये रहा इस प्रश्न का सही जवाब। मैंने दोबारा भी समझा दिया। अब आई होप कि आप इसे कर पाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो। सोल्यूशन तो आप अब बता ही दिए हम 2 बार, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख लेना है, दोबारा से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट किया करो, और फिर अगर ना बने तब सोल्यूशन देखा करो दोबारा से वीडियो को, नहीं एक बार देखने के बाद सोल्यूशन बनाना करो। भाई आप अगर आप सोल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन को नोट करके, तो बन गया सोल्यूशन, तो समझ लो आपको क्लास समझ में आ गई। और इसके बाद अगर नहीं बनी तो एक बार क्लास और देखो, फिर बनाओ। मेहनत करोगे दोस्तों तो ही नंबर आएंगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप पछताओगे, और वैकेंसियाँ आपके सामने से निकलती रहेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला रहा ये सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। भाई अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसमें 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर यदि ट्रेन की चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो पूर्व ही दूरी को, पहले की इतनी ही दूरी को के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान। भाई उसने कहा है कि पहले हमको दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंट बराबर क्या होता है, देखो अब यहां पर आपको एक ही फार्मूला याद होता है कि स्पीड बराबर दूरी अपॉन, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का मान निकालना है, तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्पीड और समय के गुणनफल से बनता है। अब ये बताओ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 1 घंटे 12 मिनट में तय करना है, तो इसको घंटे में बना लो 12 मिनट को। 12/60, 12 पंचे 60 मतलब 1/5, 5 एकम 5, 6/5, 6/5 की स्पीड, 6/5 के समय से चलेगा। तो 5 16 बार में कटेगा, 16 छक्का 96, 96 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी प्यारे मित्रों, 96 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। अब उसने चाल बढ़ा दी कितनी, 25%, लेकिन दूरी का 25/3 भाग ही तय किया है। चलो पहले हम इस दूरी का 25/3 निकाल लेते हैं, किसका, 96 का। 96 का जैसे ही आप 25/3 निकालेंगे ना, तो यहाँ पर 3 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, हमको गुणा नहीं कराना, अपना प्रश्न बड़ा नहीं करना है। तो अब जो दूरी आएगी वो 32 × 25 आ जाएगी, ठीक है, 32 × 25 आ जाएगी, समझ गए। तो 32 × 25 जो आ जाएगी, ये आपकी दूरी आ जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम थोड़ा सा दूसरा आगे करें, चलो इधर करा देते हैं।
अब चाल 25% बढ़ गई, 80 से 25% निकालेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है ना। आप निकाल के देख लो, 80 का 25%, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 20 किलोमीटर बढ़ जाएगी। मतलब अब हो जाएगी चाल कितनी, 100। अब 100 की स्पीड से अगर इतनी दूरी तय करेंगे तो टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमारे पास 32 गुणे 25 आया है, ये डिस्टेंस आई है। डिस्टेंस में अब चाल कितनी हो गई हमारी, चाल हमारी हो गई है 100 किलोमीटर। तो 25 चौको 100 और 4 अठे 32, मतलब अब टाइम जो लगने वाला है ना वो उसको 8 घंटे का लगने वाला है, 8 घंटे का लगने वाला है। ये देखो आपके स्क्रीन पर इस प्रश्न का आंसर भी दिया गया है। कितना समय लगने वाला है प्यारे मित्रों, 8 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा स्पीड इंटू टाइम से, 12 मिनट को घंटे में चेंज करके दोनों को जोड़कर 6/5 आएगा, डिवाइड करना 16 का 96 किलोमीटर आ जाएगा। अब 96 किलोमीटर दूरी का 25/3 निकाल लेना, दूरी का 25/3 निकालेंगे तो 32 गुणे 25 आएगा। चाल को 25% बढ़ा दोगे, चाल 100 हो जाएगी। अब 100 से डिवाइड कर देना दूरी को, टाइम 8 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट भी करना है आपको। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम करने की कोशिश करूँगा। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 24% के लाभ पर बेची है और बी ने इसे सी को 30% के लाभ पर बेचा है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। चलो, ए ने क्या किया है, बी को 24% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 30% लाभ पर बेचा, और यदि बी का लाभ ए की तुलना में इतना अधिक है तो बताओ बी इसके लिए कितना किया। बी का लाभ ए की तुलना में, अब बताओ भाई, अब यहाँ पर ए को 24% का प्रॉफिट है, समझिएगा, और बी को जो है वो 30% का प्रॉफिट है। तो उसने ये तो कहा बी का लाभ ए की तुलना में, बी का लाभ ए की तुलना में 6% अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से रुपए में जो है वो 72.60 अधिक है। 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर से 6 एकम 6, 0 कट गया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.10 आ जाएगी। अब उसने पूछा बी के लिए भुगतान कितना किया गया, तो पहले भैया बी का तो मान 30% का मान तो निकालो बी का। अब बी का 30% का मान निकालेंगे, 12.10 का 30 का गुणा कराएंगे। अब 30 का गुणा कराएंगे तो 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, एक 0 और 2 अंक के दशमलव, ये खत्म हो जाएंगे। यानी बी ने इसको 363 में बेचा था, बी का 30% का मान इतना आया। तो इसका जो है क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? 1% का तो 100% का मान निकालो ना यार, क्या निकाल रहे हो? तो हाँ हाँ सही है, तो 100% का मान निकालते हैं, हम गलत कर रहे हैं, रुक जाओ। तो 100% का जो मान निकालना है उसको निकालना है, तो भाई यहाँ 1210 आ जाएगा अगर 100% का मान निकालेंगे तो। अब 1210 में बी का लाभ भी तो शामिल है, 24%। बी ने ए ने बी को 24% के लाभ पर बेचा है, तो उसने कहा बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया है, 24% के लाभ पर बेचा है, समझिएगा। तो भैया आप ये बताओ, 30% लेस कर दो इसका, है ना, 24% इसका लेस कर दो। अगर करेंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी यार? करते हैं भाई, 24% देख लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। अब ये 62 से तो कटेगा नहीं। एक काम करो, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, ऐसे नहीं आएगा, ये मिस्टेक करेगा ऐसे।
चलो देखो हम बताते हैं। ए ने बी को 24% के लाभ पर बेचा है। मान लो ए ने उसे 100 रुपये में खरीदा था। अब बी को 24% के लाभ पर बेचा है, मतलब 124 पे बेच दिया है। अब इसके बाद बी ने क्या किया है, बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचा है, तो इसका 30% कितना होगा 124 का, 124 का 30%, 124 का 30% सीधा 130 ही ना निकाल दो, हाँ 130 ही निकाल दें, ज़्यादा सही है। 0 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26 की 6, 13 छंग 78, 13 छंग 78 और इसके बाद 79 80, ये आएगा। 13 दूनी 26 की 6, हासिल लाया 2, 13 छंग 78 और 78 2 80। अब 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, क्या कर दो 5 से डिवाइड, वरना मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो तो सी ने इसे कितने में ख़रीदा, सी ने ख़रीदा 806/5 में। तो 806/5, 806, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो 500 हो जाएगा। 5 का इसमें करा दो तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 एकम 5 एक 6, 620 और ये 806। तो आपका ये जो नीचे 5 रहेगा ना इसके बटे में, वो हट जाएगा, ये रेशियो बनेगा। अब उसने ये कहा कि बताओ कि जो बी का लाभ है ए की तुलना में इतना अधिक है, बी का लाभ। तो ए को लाभ कितना मिला है, यहां से देखोगे तो 500 रुपए की वस्तु को 620 में बेच रहा है, मतलब 120 रुपए को ए को प्रॉफिट हो चुका है। अब यहां पर अगर हम बी का प्रॉफिट देखें तो बी ने 620 में अगर खरीदा था तो यहां पर उसने 806 में बेचा है। तो 806 को अगर 620 से माइनस किया जाए तो यहाँ 6 आया, 10 में से 2 गया 8 आया और 7 में से 6 गया 1, 186 रुपये का फ़ायदा किसको है, बी को है। तो अब बताओ कितना अधिक है, 120 से 186 घटा लो तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, यानी 66 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं किसको, बी को। अब वो 66 किसके बराबर दिया गया है, 66 किसके बराबर दिया गया है, तो 66 दिया है 72.60 के, और फिर पूछा है बी के लिए कितना भुगतान किया गया। तो भैया यहाँ पर 186 मतलब 66 जो है वो 72.60 के बराबर है। काटो इसे, 6 कम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, पॉइंट और 0 लगा दो। 11 एकम 11 दशमलव 11 एकम 11, 1.10। अब वहाँ पर गुणा किसका कराना है, ये देखो। अब बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो भैया 620 का भुगतान किया था, 620 का भुगतान किया था। तो 620 गुणा 1.10, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 67 68, 682, क्योंकि दशमलव 2 अंक के बाद 0 को हटा देता है। 682 रुपये इस प्रश्न का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी यानी 3rd नंबर में दिया गया है। देखो इसके लिए जगह कम पड़ गई तो दूसरे प्रश्न में भी हमारा प्रश्न चला गया है, लेकिन करना कितना आसान था, है ना। ए को 100 मान लो, बी को 124% लाभ पर बेच रहा है तो 124 मान लो, सी को 30% में बी ने बेच रहा है तो 124 का 130 निकाल दो तो 106/5, 5 हटाने के लिए मैंने सब में 5 का गुणा करा दिया तो 500, 620 और 806 आया। अब बी ए का लाभ कितना मिला, 120 रुपये, क्योंकि बी को इतने बेचा है 24% लाभ पर। बी ने सी को बेचा है तो बी ने सी से 186 कमाया, तो ए ने 120 कमाया, बी ने 186 कमाया, तो दोनों में कितने का अंतर है, 66 रुपये का अंतर है। 66 किसके बराबर है, जो कि दिया है 72.60 के। काटो पीटोगे तो आपका आएगा 1.10। अब इसको अगर हम 620 से गुणा कराते हैं, बी द्वारा भुगतान किया गया क्रय मूल्य, तो 620 गुणा 1.10 यानी गुणा कराएंगे तो 682 आपका इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये लो आपके सामने स्क्रीन पर इसका ये क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर ट्राई करना। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम यहाँ पर आते हैं 14 में, जो कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको अगले वाला प्रश्न को कर दिया, तो इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब बताओ। क्या ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में करते हैं। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 18 दिनों में। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करने में लगा दिया गया और शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया है। ठीक है ना। अब चलो पहले हम ये काम कर लेते हैं। अब ए सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया है। एलसीएम लेंगे तो 36 ले लो, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 4 नए 36। अब ये बताओ कि 3 और 2 5, अगर पहले ए और बी करते रहते तो 4 दिनों तक 5 की स्पीड से काम करते तो कितना काम हो जाता? 20 काम हो जाता। 20 काम हो जाता। तो 20 काम अगर 36 में ख़त्म हो गया है तो 16 काम शेष बचा है। अब ये बताओ 16 काम शेष बचा है ना। अब यहाँ पर बी की जगह पर सी को लगा दिया गया है। पहले सी की क्षमता निकाल लो। सी की क्षमता निकालेंगे तो यहाँ 3 घटा देंगे ए की क्षमता, तो कि सी की क्षमता 5 बच जाएगी, सॉरी 6 बच जाएगी, क्योंकि 9 है ना, 6 बच जाएगी। अब ये बताओ, अब ए तो करता ही है, अब उसने कहा है कि बी के स्थान पर सी कार्य करने में लगा दिया गया, तो शेष कार्य को ए और सी ने 4 दिनों में पूरा कर दिया है। तो बताओ ए और सी ने शेष काम को 4 दिन में अगर पूरा किया है, ए और सी ने, समझिएगा पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हम ये वाला रेशियो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, हम क्षमता ऐसे निकाल लेंगे। अब ये बताओ, अब ये शेष काम को ए और सी ने, तो 3 अगर इसका फ्रिक्वेंसी है तो सी की फ्रिक्वेंसी अगर हम 1 मान लेना, तो इन 4 की स्पीड से इसको कराएंगे तब ये 4 दिन में पूरा हो रहा होगा। इसका मतलब सी की फ्रिक्वेंसी 100% 1 है, तो हम यहाँ पर सी की फ्रिक्वेंसी को 1 मान लेते हैं, तभी हमारा कंडीशन पूरी होगी। तो सी की फ्रिक्वेंसी 1 मान लिया। अब 16 काम 4 दिन में समाप्त हो रहा हमारे हिसाब से, तो सी अकेला इस कार को कितने, एक कार के 1/3 का, इस कार के यानी 36 के 1/3 का, 1/3 कितना होगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 होगा। 12 काम को सी 1 की स्पीड से करेगा तो 12 दिन ही लगेंगे प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ गए? ऐसे इस प्रश्न को अंदाज से करते हैं, वरना आप धोखा खा जाओगे। कर लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया स्क्रीनशॉट। चलें आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 15। चलिए ये रहा, जल्दी से देखो, ये रहा स्क्रीन पर। देखो प्रश्न जो है 58 मिनट हो चुके हैं और क्लास अभी भी चल रही है। तो आपके सामने प्रश्न अगर आ रहे हैं, हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो आप क्लास को अच्छे से करो और बेहतरीन तरीके से करो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो यार। जल्दी जल्दी सभी क्लासों को शेयर कर दो, और जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इसमें ज्वाइन हो जाओ। बहुत ही बेहतरीन क्लास चलेगी। और जल्दी से चैनल को शेयर कर दो। जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं, सारे ग्रुपों में सबको आपको शेयर ही करना है। सबको शेयर कर दो और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके आ जाओ सभी मित्रों के साथ। मेरा टारगेट है कि जनवरी तक इस चैनल को 2000 यानी 2K सब्सक्राइबर तक पूरा करना है। तो आप अगर सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तो ये कार्य संभव होगा, और मैं आपको सिलेक्शन भी दूंगा। चलिए यहाँ पर मैं प्रश्न बताता हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद, समझना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल का स्तर में होने वाली वृद्धि। चलो बताते हैं भाई। उसने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऊर्ध्वाधर बेलन में। तो भाई बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन तो पता है ना, πr²h 22/7 r², मतलब 5 × 5 ऊंचाई निकालनी है, बराबर किसके हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार
यानी 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब मतलब 27। ठीक है, देखो पाई का मतलब 22/7 खत्म, 3×9 = 27, ये भी खत्म, 9×4 = 36। अब 36 में 25 का भाग हो जाएगा, 25 एकम 25, दशमलव बढ़ा दो। यहाँ पर कितना बच गया, 25×6=11, जीरो बढ़ाओ तो 110 हो गया, 25 चौको 100, फिर 10 बचा, 25 चौको 100, यानी ऊंचाई आएगी 1.44। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी आपको बेलन के आयतन को गोले के आयतन के बराबर कर देना है। गोले की त्रिज्या दी गई है और यहाँ पर बेलन की त्रिज्या दी गई है, सॉल्व कर लो, ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई ही निकालना है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या है? अरे आसान है, 100% 20% की छूट 80। अरे क्या 20% की छूट और फायदा है ना, तो 20% की छूट मतलब 80, फायदा 20% का मतलब 120। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि क्रय मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। 448 काटो इसे, 8 से कटेगा क्या, काट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 8×45 और 8×48, 5.6, इसमें 120 का गुणा करा दें। 12×72, 12×5 = 60, 60 67, दशमलव तो 10 हट जाएगा, 672 इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है भाई, 80 जो आपका क्रय मूल्य आया ना उसको आप 448 से कंपेयर करेंगे, 448 में भाग करेंगे ना 80 का, तो 5.6 आएगा। वही 5.6 120 में गुणा करा दो, एमआरपी निकल आएगा, अंकित मूल्य निकल आएगा 672 रुपये। ठीक है, चलिए 16 के बाद ये रहा प्रश्न नंबर 17। कह रहा है सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया है। सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया है। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया है। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि इतनी है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि क्या है? चलो बताते हैं भाई। सुषमा रही रानी और ये रही रेशमा रानी। ठीक है, अब बताओ सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक किया है। अगर रेशमा ने 100 किया है ना तो सुषमा ने 140 किया है। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम, तो दिव्या 130 करेगी। यदि दिव्या द्वारा निवेशित, अब देखो 30% अधिक मतलब 30 ही तो अधिक होगा। इससे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक किया है, ठीक है, इससे 40 अधिक है। अब उसने कहा कि रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया है। चलो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं मानते वरना गलत मान। यहाँ पर इसको अगर हम मान लें 100, ये 30% कम है तो ये 70 हो गया। अब इससे 40% अधिक है तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 रुपये अधिक, मतलब 8 7 2 9 98। 40% अधिक तभी तो होगा। अब ये बताओ कि यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 100 ना होकर कितना है, 6000 है। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 60 गुना ज़्यादा। तो बताओ सुषमा द्वारा निवेशित राशि क्या है? यानी 98 में आपको 60 का गुणा करा देना है। 98 गुणा 60 यानी 6 8 48 की 8, 6 नहीं 54, 54 4 58, 1 0 है। 5880 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 5880 ऑप्शन नंबर 3 सही है प्यारे मित्रों। ठीक है, चलो कैसे आए 98? डी को 100 मान लो, रेशमा इससे 30% कम है 70 मान लो, रेशमा से सुषमा 40% अधिक है 70 का 40% निकालोगे तो 28 आएगा, 28 70 में जोड़ दो तो 98 आएगा। फिर 100 का मान देखो, दिव्या का मान 100 का मान 6000 दिया है, इससे कितने गुना ज़्यादा? 60 गुना। तो उसने रेशमा का पूछा, किसने का पूछा है?
उसने सुषमा का पूछा है तो 98 में आपको 60 का गुणा करा देना है और 5880 आ जाएगा। क्लियर है? 17 नंबर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल। ये रहा स्क्रीन पर दौड़ते हुए, बहुत ही अच्छा चल रहा प्रदर्शन। ए और बी की आय का अनुपात 8:11 है और उनकी बचत का अनुपात 7:9 है। यदि ए और बी के व्यय क्रमशः इतने इतने हैं तो बताओ बी की आय क्या है। अरे वाह। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भैया अगर 8 रुपये आय है ना, 8 रुपये, उसमें से 7 रुपये बचत करता है तो खर्च कितना करता है, मतलब व्यय इतना है। अगर 8x में से आय में से, ठीक है ना, व्यय को घटाया जाता है, 25,000 को घटाया जाता है तो बचत प्राप्त होती है। इसी प्रकार 11x में से, यानी 11 आय में से 35,000 घटाया जाता है तो बचत प्राप्त होती है, जो कि रेशियो में क्या है, 7/9 है। अब 9 से घट करेंगे यहाँ तो 9×8 = 72x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जब गुणा कराओगे ना यहाँ पर, तो 9 0 0, ध्यान से देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 0 0 9 0 0 9 0 0, 9 पना 45 की 5, 9 दूनी 18, 18 4 22, ये लो आ गया। बराबर करेंगे, 7 का गुणा हो गया, 11 7 77x माइनस 0 0 0, 7 पना 35, 7 के 21, 3 24, ये लो, ये हो गया। अब यहाँ पर ये 24 और 25 इधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा और 72 इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा। ध्यान से देखो, दोनों को घटाएंगे तो 72 उधर जाएगा तो 5x बचेगा बराबर। अब ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो इसको घटा दो, 24 5, 3 0 हटा दो अभी। यहाँ पर 2 2 5 इसमें घटाएंगे तो 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 20 आएगा। 3 0 तो है ही है ना आपके पास, तो यहाँ पर 20 बचा और यहाँ पर 20 बच गया और 3 0 आपको एक्स्ट्रा लगे ही है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, यानी आपके पास कितना x की वैल्यू आ जाएगी, 4000। x की वैल्यू 4000 आ चुकी है। उसने पूछा b की आय क्या है, तो 4000, b की आय कितनी थी, 11, तो 4000 में 11 का गुणा करा दोगे क्या, 4000 में 11 का गुणा करा दोगे क्या, तो 11 चौक 44 आ जाएगा क्या, 44,000 इस प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने छोटा कर दिया है। प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर भी सकते हैं। ये पूरा सोल्यूशन है, यहाँ तक इस सोल्यूशन को कर लेंगे तो ये 77 72 को इधर ले आना, इसको इधर लेना, घटा पिटा के x की वैल्यू 4000 आएगी और 11 में गुणा करा देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। 18 नंबर भी। अब 19 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं, देख लीजिएगा कैसा पूछा गया था। 19 नंबर सवाल बोर्ड माउस का है, ये लो आपकी स्क्रीन पर बोर्ड माउस का सवाल। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब तो पहले ही होता है, ऑफ तो पहले ही सॉल्व होता है, तो भैया ऑफ पहले सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर 36, ऑफ का मतलब गुणा, 18 × 54, तो गुणा गुणा, अब गुणा जो है ये 54 आ गया, तो 54 नीचे आ जाएगा और गुणा में 2 है, ठीक है ना। ठीक, अब प्लस में 8 यहाँ है, भाग तो है ये, लेकिन ये 4 पहले ऑफ सॉल्व होगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब 8 आ जाएगा तो इस 8 को हम नीचे लेंगे, नीचे ले लेंगे तो 8 नीचे आ गया, गुणा में 5 है, माइनस भाग होगा तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ख़त्म कहानी। 8 से 8 कट गया, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 18 × 54, 2 दूनी 4/3 यहाँ से आया, प्लस 1 गुणा 5, यानी 5 में से 1 गया तो 4 आया। अब देखो यहाँ पर 4 × 12, 4 16, 16/3, 3 से भाग करोगे ना तो 3 बचे 15, 5 सही, 1/3 इस प्रश्न का जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। आप इसे पहले ऑफ को सॉल्व करना, ऑफ का मतलब गुणा होता है, फिर भाग को सॉल्व करना, फिर जो भी जोड़ घटा दोगे वो आंसर आ जाएगा बोर्ड माउस के अनुसार। ठीक है, 16/3 आएगा, भाग करोगे 5 सही, 1/3 आ जाएगा। 19 नंबर सवाल मैंने करा दिया आज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला आपका है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, ये रहा। और 5 सवाल और होंगे, उनको भी देख लेते हैं जैसा भी होगा। एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं।
19 छात्रों का। बाद में पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा 56 के स्थान पर 65 दर्ज कर दिया गया है। तो सही औसत क्या है? तो कुछ नहीं है, सही औसत देख लेते हैं। यहाँ पर भैया औसत कितना है? 74। अब यहाँ 56 और 65 में कितने का अंतर आ रहा है? 56 प्राप्त था, उसकी जगह गलती से 65 दर्ज कर लिया गया, तो 4 5 9 का अंतर आया है। अब 19 छात्रों में इस 9 को बांटना है, तो 9 को बांटेंगे ना, तो देखो 0.0 19 यहाँ 90 हो जाएगा, तो 19 चौक 76, 19 चौक 76 4 बार जाएगा। 19 पंच 95 होता तो 5 बार तो जाएगा नहीं। 4 और 10 4 14 है ना, 19 76 4 80 10 90 14 बचा, 0 बढ़ाएंगे। 19 से 19 पंचे 95, 19 छक्का 114 और 19 सत्ते 7 9 63 की 3 7 एकम 7 6 13, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 0.47 ही घटा दो 74 में, औसत में इतने का ही अंतर आएगा। तो भैया देख लो 74 पहले से था, अगर हम 0.47 ही माइनस कर देते हैं तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, यहाँ आया 3, यहाँ आया 7, 73.5 देखो इस प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस अंतर देखो 19 भागों में बांट दो, जितना भी आ जाए उसको घटा दो, सही औसत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, 20 नंबर सवाल था, स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो। ये लो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्वेश्चन और आंसर सब दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न आपको मैंने करवा दिया। ये रहा आपका 21वां प्रश्न, जो कि आपको अगर आ जाए तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक कार की चाल 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, वास्तविक चाल दूरी ज्ञात करने समय बताओ। 25% वृद्धि यानी 25%, अगर 1/25 के देखें तो 25 चौको 100 यानी 1/4, पहले 4 अगर 3 तो 5 हो गई है, तो समान दूरी या 24 मिनट कम समय लगता, तो समय का रेशियो 4 5 5 4 हो जाएगा। हमारे हिसाब से 1 घंटे कम लगता है, लेकिन इसके हिसाब से 24 मिनट। अब उसने कहा है कि वास्तविक चाल से अगर दूरी तय करने में कितना समय लगता, वास्तविक चाल से, तो इसको अगर हम घंटे में बनाए ना तो 60 से यहाँ में भाग करना पड़ेगा, मिनट में बनाए 12 दुनिया 24, 12 पंचे 60 यानी 2/5 घंटे। अगर वास्तविक समय से चलें तो 5 वास्तविक था और 2/5 में इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा? 2 घंटे आएगा। वास्तविक समय का 2/5 मतलब 2 घंटे लगने वाला है। क्लियर, समझ गए? इसको 60 से भाग क्यों किया? क्योंकि ये मिनट में था और इसको हमको मिनट में ही चेंज करना था, तो 1 घंटे को हम 60 में चेंज कर लेंगे। क्लियर, चलिए 21 हो गया, स्क्रीनशॉट करोगे कर लो। 22वां देखते हैं। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने से पहले ये रहा। अब इस प्रश्न को मैं नहीं करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बोर्ड माउस का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ये आपका HW है, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लो, एक HW तो ले लिया करो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब अगर हम 23 नंबर सवाल की बात करें तो ये रहा आपका 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। और इस प्रश्न को आपको हम अभी करवा दें या अगली क्लास में करवाएं, जल्दी से बता दो। आप चाहे तो आप ही ट्राई कर सकते हैं, प्रश्न बड़ा है। 8400 की एक धनराशि को ए बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज की गणना 8 मासिक व चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर 2 वर्ष में अंत में ए को मिलने वाली धनराशि 2 सही 2/3 वर्ष के अंत में को मिलने वाली धनराशि के बराबर है। दी गई धनराशि में ए का हिस्सा क्या है? चलो ये प्रश्न को आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कर देना, हम कल की वीडियो में पहला सवाल यही प्रश्न उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज क्लास बहुत लंबी हो गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है ना, चलिए 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर देख लो, इसका ये रहा 24 नंबर टंकी वाला सवाल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ये प्रश्न हम कल आपको पहले ही करवाएंगे आते ही। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये जल्दी से और करके बताना। ठीक है, हो गया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए
अगला 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी आपको करके बताना है, ठीक है। हर एक वस्तु के 91 बेचने पर सुधा को 30% लाभ हुआ है और इसे वो इतने में बेचती तो उसको हानि प्रतिशत बताओ। तो सीधा इसका 30% लाभ निकाल लेना, इतने बेच जितने जितना भी देख लेना हानि लाभ, जो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये तीनों सवाल सरल थे। एक सवाल आपको नहीं आएगा, पहला वाला जो बताया होमवर्क में, दूसरा वाला जो भी बड़ा था चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो उसको हम बता देंगे। तीनों में से आपको शुरू में बताएंगे कैसे करना, पहले आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। तो आज की क्लास कैसी रही, लाइक करना, और अगर चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेगी बहुत ही जल्द। जीके की क्लास और आने वाली आपकी आपकी सिलेबस में जीके की क्लास भी आएगी, ठीक है। तो भाई आज इसे शेयर ज़रूर करो सभी के साथ, स्टेटस में भी लगाओ और सभी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह में, सभी जगह फेसबुक वगैरह में, सभी जगह शेयर कर दो, ठीक है। यही आपकी गुरुदक्षिणा, यही आपका फीस होगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।